हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास इस चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही एकलव्य मॉडल स्कूल, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी हायर और अन्य राज्यों के जैसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है। और हिंदी साहित्य के लिए अगर उसमें अच्छा स्कोर करना है तो जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसको पढ़ना अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हिंदी साहित्य के जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए, पहली बात कि वो बेसिक किताबें हैं साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, और दूसरी बात ये भी है कि सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की बात करूँ तो सीधे सीधे पंक्तियाँ दे दी जाती हैं, सीधे सीधे जो लाइन है वो दे दी जाती हैं कि किसने कहा है, किस इतिहास ग्रंथ से लिया गया है या किसके संदर्भ में कहा गया है। चाहे मैं बच्चन सिंह के इतिहास की बात करूं, चाहे मैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना के इतिहास ग्रंथ की बात करूं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन किताबों को पढ़ने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि चाहे अगर हम बात करें किसी भी इतिहास ग्रंथ की, तो युग की प्रवृत्तियाँ क्या रही, युगीन प्रवृत्तियाँ, एक समझ विकसित होती है कि कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। अगर भाषा के संदर्भ में देखें तो कैसे आदिकाल में भाषा क्या रही, भक्ति काल में क्या हुई, रीतिकालीन भाषा, फिर भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में। तो इस तरीके से भाषा की परंपरा जो चली उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। लेखन की पद्धति देखें तो उसका मतलब सब मिला जुला करके हमें साहित्य के इतिहास ग्रंथ को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और अच्छा स्कोर करना है अगर परीक्षा में तो ये और भी ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि सीधे सीधे साहित्य के ग्रंथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज से हम लोग हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया, उसको अपने चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो चलते हैं महत्वपूर्ण जो लाइन है, महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है उसकी तरफ। पूरी किताब हम नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखें तो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके ग्रंथ से लिया गया है, ये लाइन जो दी गई है, ये पंक्ति दी गई है, कहाँ से ली गई है, कहाँ से उद्धृत हैं। तो इन सबको जानने के लिए और उन सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमें पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहीं पे एक महत्वपूर्ण लाइन हमें दिखती है जो कि पूछा भी गया है कई बार। और साथ के साथ आप लोग पुराने प्रश्न पत्रों को भी सॉल्व करें, जिससे आपकी समझ विकसित होगी कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये पहली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि शुक्ल जी का कथन है। जब शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आप पढ़ेंगे या इस चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाया जाएगा तो मैं वहाँ आपको ये दिखाऊंगी कि शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से ये पंक्ति उद्धृत है। तो आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो शुक्ल जी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में क्या कहते हैं कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और यहीं इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 24 में से ये लाइन उद्धृत है रामस्वरूप चतुर्वेदी की कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम क्या है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
चलते हैं इसके आमुख की तरफ। आमुख को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि आमुख से हमें ये पता चलता है कि पूरी जो किताब है उसका निचोड़ आमुख में रख दिया जाता है कि ये जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों पर बात की जानी है या उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो मैं आमुख को जहाँ से इम्पोर्टेंट है वहाँ से करना, मतलब वहाँ मैं बताते चलूँगी। वैसे तो मैं आमुख को पूरा पढ़ना चाहूँगी जिससे कि एक समझ विकसित हो और आप किताब से अपने आप को जोड़ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ। प्रस्तुत अध्ययन में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उनके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम हुआ है। यूं भाषा, साहित्य और संस्कृति के संपृक्त संदर्भ में यह हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न करता है। इसे तब हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह पढ़ा जाना चाहिए और साहित्य की तरह भी। आधुनिक युग में साहित्य के इतिहास की यह नई महत्वाकांक्षा कही जा सकती है। इस दृष्टि से वृत्त यहाँ सर्वांगपूर्ण न होकर चयन धर्मी है और युग का विश्लेषण तथा विवेचन प्रतिनिधि रचनाकारों के आधार पर हुआ है। यदि विवेचन सही परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो अलग से फिर मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रह जाती है। अब इसके बाद वाली ये जो लाइन इम्पॉर्टेंट है कि संवेदनात्मक विकास को समझने में सुविधा हो, इसीलिए कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन की दृष्टि यहाँ प्रमुख है। पूछ देगा कि किसके इतिहास ग्रंथ में कवि कीर्तन की बजाय कविता कीर्तन को प्रमुख माना गया है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास वाली पुस्तक में। इतिहास में बल इतिवृत्त पर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इतिहास में किस पर बल होता है, इतिवृत्त पर। विकास में इतिवृत्त के उस अंश पर जहाँ दिखाया जाता है कि एक युग अपने पिछले युग से और एक रचनाकार कालक्रम में अपने पहले से रचनाकार से कहाँ और क्यों भिन्न तथा विशिष्ट है। भाषा, साहित्य और संस्कृति के अंतर संपर्क में हिंदी क्षेत्र और वहाँ के जन समुदाय की संवेदना कैसे विकसित होती गई है और साहित्य उसे किस रूप में प्रतिफलित करता है, यह इस समूचे अध्ययन की अंतर्वस्तु है। ये यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ से लेकर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न यहाँ हुआ है। शुक्ल ने अपने इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन का विवेचन आरंभ करते हुए जनता और शिक्षित जनता के बीच जो सूक्ष्म अंतर किया था, उसकी स्पष्टतर पहचान अब आधुनिक साहित्य के विस्तृत होते फलक में देखी जा सकती है। आलोचना और इतिहास विवेक समकालीन साहित्य के अध्ययन और उसकी परख से निःसृत होकर तथा युगीन संदर्भों से जुड़कर ही प्रामाणिक तथा गतिशील बनता है। प्रस्तुत लेखक द्वारा आधुनिक साहित्य के आरंभिक इतिवृत्त और अध्ययन हिंदी नवलेखन 1960 तथा हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1961 तब लिखे गए थे जब नई कविता और नवलेखन की रचना प्रक्रिया पूरे वेग पर थी। रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को भले केंद्र में रखते हों। अब ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ये किसने कहा है कि शुक्ल ने सांस्कृतिक मूल्यों के लिए मानस को भले केंद्र में रखे हों, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण लाइन है और ये बार बार परीक्षाओं में यहाँ से इस पुस्तक से खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं। परवर्ती आलोचक और इतिहासकार इसके लिए यदि नए साहित्य की ओर उन्मुख हों तो यह स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम विकास के अनुकूल है। उपर्युक्त दोनों अध्ययन जिन स्वजनों को समर्पित हुए थे, पूरे ऐतिहासिक विकास का रेखांकन करते समय इस अवसर पर उनका स्मरण सहज और उचित है। तब वर्तमान अध्ययन उन्हें फिर से नए रूप में समर्पित हो, यह उसी प्रक्रिया का अंग है। आलोचना विवेक के स्रोत और प्रमाण रूप में आधुनिक कालीन साहित्य के विवेचन पर बल का औचित्य भी यहाँ देखा जा सकता है। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 शीर्षक पिछली पुस्तक के लिए जो कुछ तैयार हुई थी वह अब पूर्णतर और रचनात्मक रूप में प्रतिफलित हो रही है। यह लेखक के लिए आंतरिक तोष का विषय है, विशेषकर ऐसे समय में जब साहित्य के इतिहास में लेखन को दुसाध्य समझकर छोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर साहित्य इतिहास दर्शन में बेअनुपात रुचि बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना उचित होगा कि चंद बरदाई, कबीर, जायसी, तुलसी, देव और भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में।
इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करे। इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें। बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन है ये भी कि इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहासों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यहाँ यह प्रयत्न है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आमुख में जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन की बात कही थी। आज की भाषा में चित्तवृत्तियों के संश्लेष को संवेदना कहा जाएगा। संवेदना में बदलाव को समझने से साहित्यिक युगों की परिकल्पना और उनके बीच के महत्वपूर्ण अंतरालों को समझा जा सकता है जो साधारण दृष्टि के लिए ओझल बने रहते हैं। इसीलिए साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित करना इतिहासकार के कर्म का आवश्यक अंग है। इतिहास का अध्ययन संपन्न होने पर अतीत और परंपरा की ओर दृष्टि जाना स्वाभाविक है। आधुनिक यांत्रिक सभ्यता से दूर यहाँ पे उन्होंने अपने कैसे रुचि साहित्य में जगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये द्वितीय संस्करण जो आया उसके संदर्भ में चतुर्वेदी जी का जो कथन है, ये छठा संवर्धित संस्करण और ये सहस्त्राब्द संस्करण। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है विषय सूची देखना, क्योंकि विषय सूची से भी प्रश्न बना देता है। जब आप नेट जेआरएफ का पेपर देते होंगे तो देखे होंगे कि प्रकरण किस प्रकरण में बांटा है, किस प्रकरण में क्या रखा है शुक्ल जी ने, यहाँ तक से प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो हम एक बार विषय सूची देख लेते हैं। काल विभाजन का आधार, हिंदी का स्वरूप और हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी साहित्य के आरंभ की पहचान, आदिकाल, वीर गाथा की केंद्रीय स्थिति, सिद्ध कवि अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासव और बिसलदेव रासव विद्यापति। भक्ति काल में क्या चीज पे बात है कि भक्ति काल के उदय की व्याख्या, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीराबाई और रहीम। भक्ति काल के जो गौण कवि हैं। रीतिकाल, भक्ति काल का रीतिकाल में रूपांतरण किस प्रकार हुआ, रीति काव्य और तत्कालीन उर्दू शायरों की तुलना, रीति काव्य और शास्त्रीय संगीत का सहचरण, केशवदास, बिहारी भूषण, मतीराम, सेनापति, देव घनानंद, भिखारीदास, पद्माकर। रीतिकालीन काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा, सबको पता है कि रीतिकालीन में ब्रज भाषा में रचनाएं की गई। आधुनिक काल, इसका आरंभ 19वीं सदी के पुनर्जागरण का रूप, पुनर्जागरण और हिंदी क्षेत्र तथा साहित्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग तथा उसके लेखक, द्विवेदी युग, ब्रजभाषा के अवशेष तथा समस्या पूर्ति साहित्य, स्वच्छंदतावादी काव्य, द्विवेदी वृत्त का काव्य और द्विवेदी युगीन गद्य और पत्रकारिता। आधुनिक काल, काव्य रचना की वयस्कता, छायावाद, छायावाद और पुनर्जागरण चेतना, छायावाद, शक्ति काव्य। उसके बाद है उपन्यास का आरंभ, उपन्यास और सामाजिक यथार्थ, उपन्यास साहित्य की वांछनीयता पर विवाद, प्रेमचंद परवर्ती उपन्यासकार, कहानी का माध्यम, आरंभिक कहानियां, प्रेमचंद तथा उनका वृत्त, प्रसाद और उनके सहयोगी और अन्य कहानीकार। आधुनिक काल में नाटक का उदय और भारतेंदुकालीन नाटक, प्रसाद और रंगमंच की समस्याएं और प्रसाद के नाटकों का विधान, निबंध तथा अन्य गद्य रूप, निबंध, उदारवादी युग की विधा, अकाल्पनिक गद्य लेखन और नए गद्य रूपों का उदय, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र, डायरी और जर्नल। आलोचना का आरंभ और विकास, पत्र पत्रिकाएं और आलोचना का सूत्रपात, शुक्ल पूर्व आलोचना, रामचंद्र शुक्ल। उत्तर छायावादी काव्य, प्रगतिवादी दौर, प्रयोगवाद और आधुनिक साहित्य रचना की समस्याएं, कथा साहित्य प्रेमचंद के बाद, प्रसादोत्तर नाटक, निबंध और आधुनिक गद्य रूप, शुक्लोत्तर आलोचना, आलोचना कर्म में रचनाकारों का योगदान, साहित्यिक पत्रकारिता, नई कविता नवलेखन युग, युवा विकल्प युग, विचार संचार काल। उसके बाद तिथिक्रम, प्रयुक्त ग्रंथों की संस्करणों की जो सूची दी गई है इसमें, और नया सहस्त्राब्द और साहित्य और नामानुक्रमणी, मतलब जिसमें जिन जिन ग्रंथों को का उपयोग किया गया है इस पुस्तक को लिखने में, तो इन सब को देखा जाएगा क्रम से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।